नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष में। आज बहुत ही खास दिन है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो मैं आज सबसे पहले अपने सभी गुरुओं को याद करूंगा जो पिछले 40 साल के सफर में मुझे कुंडली कैसे बनाते हैं से लेकर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं और उन प्रेडिक्शंस में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, ये मुझे सिखाते रहे। और इस सफर में बहुत बड़े-बड़े गुरु आए जो जिनकी की नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि उनके केवल हम चरण की धूल के बराबर बन जाएँ तो भी हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। एक सिद्ध ज्योतिष से मुलाकात सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा आज। और आज मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके बताऊंगा मैरिज को टाइम करने के, विवाह से रिलेटेड सूत्रों के बारे में बताऊंगा। तो विवाह से रिलेटेड सूत्रों के बारे में बताऊंगा तो मैं अपने उन गुरु के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने मुझे ये सूत्रास बताए, जिससे कि आपको समझ आए कि किस व्यक्ति ने मुझे ये सूत्रास बताए हैं और वो कितने ज्यादा सटीक लगते हैं। एस्ट्रोलॉजी फैटर्निटी के अंदर जिन लोगों का नाम बहुत ही हाईली रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, उसमें एक बहुत ऊपर स्थान रखते हैं श्री CS पटेल सर। उनकी बहुत सारी बुक आपने पढ़ी होंगी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उनकी बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी थी। CS पटेल सर के पास मैं पढ़ा, उनसे उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारा ज्ञान मैंने प्राप्त किया। CS पटेल सर के एक शिष्य हुआ करते थे MP पटेल। उनकी जो टाइमिंग ऑफ मैरिज और टाइमिंग ऑफ जेंडर ऑफ चाइल्ड बर्थ की प्रेडिक्शंस बहुत ही ज्यादा सटीक आया करती थी। उनके पास हजारों लोग लाइन लगाकर ये प्रेडिक्शंस पूछा करते थे और हर दिन उनके पास ये बताने के लिए भी लोगों की लाइन लगी होती थी कि आपने जो प्रेडिक्शन बताया है वो बिल्कुल एक्यूरेट गया है। तो उन MP पटेल सर से मैंने मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीखी। और एक और मैं गुरु का नाम लेना चाहूंगा, वो है SK मेहता जी। SK मेहता जी से मैं कभी नहीं पढ़ा, मगर SK मेहता जी के एक शिष्य थे, उनसे मैं काफी पढ़ा। उनकी बुक्स आती है SK मेहता जी की, उन बुक्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने उनके एक शिष्य से समझा और उसको मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे केसेस में अप्लाई किया। आपने मेरे वीडियोस जरूर देखे होंगे यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिसमें मैं आपके जल तत्व की राशियों में शनि, वायु तत्व की राशियों के अंदर जुपिटर, वीनस और मार्स के वीडियोस जो भी बनाए हैं मैंने, वो सब SK मेहता सर की बुक से ही बनाए गए हैं। अब मैं आ जाता हूं MP पटेल सर की जो मैं बता रहा था, क्योंकि आज मेरा जो टॉपिक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं शुरू में भूमिका में उन महान हस्तियों के बारे में आज बताना चाहूंगा, आप भी जरूर सुनिएगा। इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए बताना मेरा फर्ज बनता है। MP पटेल सर टाइमिंग ऑफ मैरिज बहुत एक्यूरेटली करते थे। SK मेहता सर भी टाइमिंग ऑफ मैरिज बहुत एक्यूरेट करते थे। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप यदि एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो एस्ट्रोलॉजी के कुछ एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें काम करना आना चाहिए। जब एक चाइल्ड की बर्थ होती है तो हमारी शुरुआत होती है उसकी एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से। तो पहले 2 ई पर हमें फोकस करना है। यदि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आपको एजुकेशन देखना आना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देखना आना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो पैरामीटर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को टर्न अराउंड करता है, आपको एक दूसरा जीवन देता है, वो है मैरिज। मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ, इसके बाद प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस और डिजीज। यही पैरामीटर हैं जिनको एक एस्ट्रोलॉजर को अच्छे से सीखना चाहिए। ये हमें हर जगह पर बताया गया। मैं भारतीय विद्यावन में पढ़ता था, वहां पर भी ये मुझे बताया गया। आईकास में भी मैं पढ़ता था उस समय पर, तो वहां पर भी मुझे बताया गया। और भी मैं गुरुओं से पढ़ता था, ये सभी चीजें बताई गई। मगर सेंटर में उन्होंने कहा कि आप मैरिज को रखिए। तो मेरी खोज थी कि जब हम टाइमिंग ऑफ मैरिज करते हैं तो किस तरीके से हम सबसे पहले प्रॉमिस किस तरीके से देखें और किस दशा में, अंतर दशा में किसी भी नेटिव की मैरिज होगी। इसमें SK मेहता जी की जो त्रिभागी दशा टेक्निक है, जो मैं अपने कोर्सेज में भी पढ़ाता हूं, आपको एक जानकारी दे देता हूं कि मेरा अभी 6 अगस्त से कोर्स आने वाला है मैरिज एस्ट्रोलॉजी का। तो मैं उसी पर काम कर रहा था, इसीलिए जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था उसमें मैं वर्क कर रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ कुछ वीडियोस में आपको बना कर दूं, जिससे आपको समझ में आए कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूं, और उससे आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपना जीवन को कामयाब बनाए। क्योंकि मेरी मैरिज एस्ट्रोलॉजी मैंने हजारों स्टूडेंट्स को कराई है, उनमें से कितने ही स्टूडेंट केवल मैरिज एस्ट्रोलॉजी के बेस पर अपनी आजीविका
सफलतापूर्वक चला रहे हैं और इससे बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन करने में कामयाब होते हैं। एस के मेहता जी को टाइम का मास्टर माना जाता था। वो किसी भी इवेंट को बहुत एक्यूरेटली टाइम करते थे और मैरिज में उनका जो भी त्रिभागी दशा का कंसेप्ट है वो बहुत एक्यूरेटली लगता है, ऐसा मेरा भी मानना है। अब मैं आ जाता हूं पटेल सर के पास। मैं गया तो पटेल सर बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते थे, मैं उनसे सीख भी रहा था, मगर उन्होंने कभी कोई ऐसा मुझे बहुत सूत्र नहीं बताया। फिर उन्होंने एक बार मुझे एक सूत्र बताया जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, उसे मैं आज भी यूटिलाइज करता हूं। शादी 7वें भाव से देखी जाती है। 7th हाउस मैरिज का हाउस है। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो D1 चार्ट पर बात करेंगे। नवांश से भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं, उसको एक वीडियो में आपको कभी फ्यूचर में लेकर आऊंगा नवांश से रिलेटेड। मगर आप यदि D1 से भी देखना चाहते हो, हम कई बार सोचते हैं कि मैरिज D9 से ही देखी जाती है। एक्चुअली निटी ग्रिटीज किसी की भी डिविजनल चार्ट से देखी जाती है। आपका बर्थ चार्ट भी काफी कुछ बताने में कामयाब होता है। शर्त यह है कि अब लग्न और चंद्रमा दोनों से यदि देखते हैं तो बर्थ चार्ट पूरी तरीके से आपको प्रेडिक्शन देने में कैपेबल होता है, मगर उसकी जो बारीकियां जानना चाहते हो वो नवांशा चार्ट से पता चलती हैं। वो आपका शाश्वत चार्ट है, आज की डेट का हर दिन का चार्ट आपका नवांशा चार्ट है। आपके साथ आज की डेट में क्या स्थिति हो रही है वो आपका D9 चार्ट बताएगा मैरिड लाइफ के केस में। मगर हम D1 से किस तरीके से देखेंगे, किन दशा और अंतर दशाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति की मैरिज होगी। और ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ये मैरिज नहीं, आप किसी भी तरीके के इवेंट पर लगाओगे तभी भी चलेगा। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैरिज होती है 7वें भाव से। 7वां भाव मैरिज का भाव है। अब आपको मैरिज के भाव के परिणाम क्या है, 7वें भाव के परिणाम क्या है? 7वें भाव के परिणाम है मैरिज। और मैरिज के बाद के जो भी रिजल्ट है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी उसको भी 7वां भाव बताता है। और भी बहुत सारी रिजल्ट हम 7वें भाव से निकाल लेते हैं, मगर मैरिज से रिलेटेड आपको बताऊंगा। अब आप सोचिए 7वें भाव के रिजल्ट आपको कौन देगा? तो अक्सर हम सोचते हैं कि 7वें भाव का स्वामी रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। अब 7वें भाव के रिजल्ट कौन कौन से ग्रह दे सकते हैं, इससे आप ये समझिएगा 7वें भाव के रिजल्ट जो भी ग्रह देंगे उन्हीं की अंतरदशा या दशा के अंदर नेटिव की मैरिज होगी। इसके अलावा किसी भी ग्रह की दशा और अंतरदशा में मैरिज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो किसी भी भाव के परिणाम या मैरिज के केस में 7वें भाव के परिणाम कौन कौन से प्लेनेट या ग्रह देंगे, तो सबसे पहले जो क्वालिफाई करेगा वो होगा 7वें भाव में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे मैरिज के। 7वें भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, आपका शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, सूर्य हो गया, केतु हो गया, तो आपको 7वें भाव के परिणाम खराब और देरी से और परेशानियों वाले मिलेंगे। 7वें भाव के परिणाम कौन देगा? आपको 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह। आप याद करिए जब भी 7वें भाव में अशुभ ग्रह बैठा होता है तो मैरिज से रिलेटेड आप क्या प्रेडिक्शन देते हो? आप किसी को मांगलिक बता देते हो, किसी की डिलेड बता देते हो, किसी का सेपरेशन बता देते हो। कारण यह है कि 7वें भाव का परिणाम 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह देगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि 7वें भाव के अंदर कौन ग्रह बैठा हुआ है, उसे नोट कर लीजिएगा। वो 7वें भाव के परिणाम दे सकता है आपको अपनी दशा और अंतर दशा के अंदर सबसे स्ट्रांगली वही देगा। इसके बाद यदि 7वें भाव में तो कई बार कोई भी ग्रह नहीं बैठा होता, आपकी कुंडली के अंदर 12 भाव हैं और ग्रह केवल 9 है, और कई ग्रह एक ही भाव के अंदर बैठ जाते हैं, तो 7वें भाव में बहुत सारे केसेस में कोई भी ग्रह नहीं होता। उस केस में आप देखिएगा 7वें भाव को कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है। जो भी ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है उसी हिसाब से और वो ही 7वें भाव के परिणाम देगा। जो एस्पेक्ट कर रहा है यदि वो मेलिफिक है तो आपके परिणामों में कमी आएगी, देरी आएगी, खराबी आएगी। और यदि वो बेनिफिक है तो आपके परिणाम आसानी से मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे और आपको खूबसूरत परिणाम मिलने वाले हैं। तो दूसरा जो प्लेनेट क्वालिफाई करता है वो उसे 7वें भाव पर दृष्टि डालने वाला प्लेनेट आपका क्वालिफाई करेगा। और यदि वो डायरेक्ट दृष्टि है, सीधा यदि वो एस्पेक्ट कर रहा है तो वो सबसे बेटर माना जाएगा। तो पहले दो प्लेनेट आए जो आपके क्वालिफाई करते हैं, एक तो 7वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट और दूसरा प्लेनेट जो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। अब ऐसा भी होता है कि एक बार 7वें भाव में ना ही तो कोई बैठा है और ना ही कोई एस्पेक्ट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे? ये मैं सारा MP पटेल जी के शब्दों को एज इट इज बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास जो लिखे हुए हैं ये प्रश्न इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं।
अब ना ही तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है ना कोई बैठा है। अब इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, आपके दिमाग के अंदर आएंगे कि सातवें भाव में सपोज दो ग्रह बैठे हुए हैं तो दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। अब परिणाम अच्छे बुरे होंगे तो अब देख लीजिएगा, दोनों बुरे हैं तो बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे, और एक बेनिफिक एक मेलिफिक है तो आपको मिक्स परिणाम मिल जाएंगे। ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तीन चार, तो वो सभी इंफ्लुएंस करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि बैठा है और एक्सपेक्ट भी कर रहा है तो सबका असर पड़ेगा, वो परिणाम देंगे सातवें भाव के, आपको ये मान के चलना है, और उन्हीं के अनुसार परिणाम मिलेगा। सपोज सातवें भाव में शनि बैठा है तो शनि के हिसाब से ही आपको परिणाम मिलने वाला है। तो जो प्लेनेट सातवें भाव में बैठा होगा उसके हिसाब से जो उसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अब जब कोई देख भी नहीं रहा है, एक्सपेक्ट भी प्लेस भी नहीं है, अब जिम्मेदारी आएगी जो जिम्मेदार है इसके लिए। किसी भी भाव के परिणाम देने की जिम्मेवारी उसके स्वामी के पास है, मालिक के पास है, वो उस हाउस का मालिक है और मालिक को ही उसकी देखरेख करनी है, मालिक को ही उसके परिणाम देने हैं। देन अब सेवेंथ लॉर्ड का रोल आएगा परिणाम देने में। अब सेवेंथ लॉर्ड तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका, थर्ड नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर नहीं आ रहा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे कहेंगे जी तो फिर सेवेंथ लॉर्ड की दशा होगी तो क्या होगा। हाँ, सेवेंथ लॉर्ड की दशा में सातवें भाव के आपको परिणाम तो मिल सकते हैं, मगर जो सातवें भाव के सबसे स्ट्रोंगेस्ट परिणाम देने की जिसकी जिम्मेवारी है वो वहां पर बैठे हुए ग्रह की है, फिर जो उसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और सप्तमेश तीसरे नंबर पर आता है। तो और कोई परिणाम देगा या नहीं देगा, अब ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन तीन के अलावा कोई परिणाम देगा क्या। तो इन तीन के अलावा आप ध्यान रखिएगा, अब मैं परिणाम की बात कर रहा हूं, उस इवेंट के होने की बात नहीं कर रहा, टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक भाव के परिणाम केवल उसका होना नहीं है कि वो किस दिन होगा, वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके होने में रुकावट लाएगा, या वो हो गया उसके बाद उसके अंदर परेशानी लेकर आएगा। अब वो ध्यान रखना है आपको, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। एक भाव के दोनों तरफ बैठे हुए ग्रह भी उस भाव के परिणाम को निर्धारित करते हैं, उस भाव के परिणाम को डिसाइड करते हैं। उसके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, नेबरहुड में कौन प्लेनेट बैठा हुआ है, छठे भाव में जो बैठा हुआ प्लेनेट है, यदि वो शुभ है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, और यदि छठे भाव में बैठा हुआ प्लेनेट अशुभ है तो सातवें भाव के परिणाम को वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। सपोज सातवें भाव के दोनों तरफ आपके, एक तरफ मंगल बैठ गया एक तरफ शनि बैठ गया, तो देखिए आप जानते हो ना पाप कर्तरी हो गया, तो वो क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। आपका घर है, आपका मकान है, आप उसको लॉक करके चले गए, उसके दोनों तरफ पड़ोसी रहते हैं, वो दोनों पड़ोसी खराब है, आपसे दुश्मनी है, आपका भला नहीं चाहते, और खराब उनका नेचर है। तो अब वो क्या करेंगे, आपके घर के अंदर कभी कुछ कूड़ा फेंक देंगे, कभी कोई आपका बल्ब तोड़ देंगे, कभी आपका गेट तोड़ देंगे, कभी कोई चीज उतार लेंगे और आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से आपका पाप कर्तरी का कंसेप्ट होता है कि सातवें भाव के दोनों तरफ यदि अशुभ ग्रह बैठे हो तो वो आपके परिणाम को, पहली बात तो आपकी वो शादी नहीं होने देंगे, और यदि आपकी शादी हो भी गई तो वो शादी को खराब करने वाले हैं। मगर वहीं शुभ कर्करी हो जाता है, यदि दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं, एक तरफ आपका गुरु बैठ गया, एक तरफ वीनस बैठ गया, तो वो आपके उन परिणामों में जल्दी करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आपके पड़ोस में यदि दो लोग रहते हैं जो कि आपके सपोर्टिव हैं, जो जिनका शुभ नेचर है, तो आपके घर के अंदर यदि चोर भी घुस रहा होगा तो वो ध्यान रखेंगे, आपके घर के अंदर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा तो वो उसे रोकेंगे। उनके मन के अंदर ये आपके लिए एक श्रद्धा होगी, आपकी मदद करने की वो होगी। आप देखते हो कि हमारे जो नेबरहुड में अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जो दो प्लेनेट बैठे हुए हैं उस भाव के दोनों तरफ, वो आपका टाइमिंग में मदद नहीं करेंगे, मगर आपके उस इवेंट के होने में मदद करेंगे। तो ऑलवेज पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी को आपको माइंड में रखना है। उनकी दशाओं में इवेंट नहीं होगा, ये श्योर है। आपकी दशाओं में किसकी में होगा, जो प्लेनेट बैठा है, जो एस्पेक्ट कर रहा है, जो उसका लॉर्ड है, मगर जो आपका शुभ और पाप कर्तरी वाले भी आपके उस काम के अंदर सपोर्ट करेंगे। सपोज सातवें भाव में अशुभ ग्रह बैठ गया आपका, अब अशुभ ग्रह क्या करेगा, आपके काम को डिले करने की कोशिश करेगा, मगर वो भाव शुभ कर्तरी में हो गया तो वो डिले नहीं होगा। इस तरीके से आपका वो सेवेंथ हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा में भी इवेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ शुभ ग्रह आपके बैठे हुए हैं। अब क्या और कोई प्लेनेट रिजल्ट देता है क्या एक पर्टिकुलर भाव के या सातवें भाव के। हाँ, अभी दो प्लेनेट हो रहे हैं। एक प्लेनेट है आपका कारका, सेवेंथ हाउस का कारका कौन है, वीनस। और कारक के अंदर एक खास बात होती है,
बाकी हर एक प्लेनेट को यदि किसी भाव के परिणाम देना है तो उस भाव से डायरेक्ट लिंक बनाना पड़ेगा, उस प्लेनेट को उस भाव से लिंक बनाना पड़ेगा, उस भाव में बैठा होना चाहिए, उस भाव को एस्पेक्ट करना चाहिए, उस भाव का लॉर्ड होना चाहिए, उस भाव के दोनों तरफ बैठा होना चाहिए। मगर कारका ऐसा है जो बगैर लिंक बनाए भी उसका आपको परिणाम दे देगा। कारका का आपसे कोई भी भाव से लिंक नहीं है। जैसे आपकी आज की डेट में सोशल मीडिया साइट्स हैं या आपकी आज की डेट में मैट्रिमोनियल साइट है। अब मैट्रिमोनियल साइट को आपसे कोई लिंक बनाना नहीं, आपके पापा पैसे भर देते हैं 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए पापा ने पैसे भर दिए, और इसके बाद आपको अपना वहां पर मैच आने शुरू हो जाएंगे और आप मैच में से किसी को ढूंढ कर बात कर लीजिएगा। तो जो कारक है, कारक को आपके उस पर्टिकुलर भाव से लिंक बनाने की जरूरत नहीं है, बगैर लिंक बनाए हुए भी वो आपको परिणाम देगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने कार खरीद के खड़ी की हुई है कहीं पर पर्टिकुलर जगह पर, आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए, मगर आप अपने किसी जानने वाले को बोलकर चले गए कि मेरी कार खड़ी हुई है यहाँ पर। अब वो जानने वाला 3-4 दिन में जाकर चक्कर लगाएगा, देख लेगा आपकी कार खड़ी है, सुरक्षित खड़ी हुई है, सेफ खड़ी हुई है, और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ध्यान रखना है आपकी कार का, जबकि वो कार से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो कार अपने घर भी नहीं लेकर गया है, कार उसने चलानी भी नहीं है, स्टिल वो आपकी कार का ध्यान रख लेगा। इसी तरीके से कारक को उस पर्टिकुलर भाव से लिंक बनाए बगैर भी वो परिणाम दे सकता है। और एक और प्लेनेट परिणाम दे सकता है आपको, उसकी दशा को ध्यान रखें कि आपकी जो काल पुरुष की कुंडली में उस पर्टिकुलर भाव का स्वामी, यहां पर बाय द वे काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव का स्वामी भी शुक्र हो जाता है, कारक भी शुक्र हो गया। तो काल पुरुष की कुंडली में कंसर्न भाव का जो लॉर्ड होता है, एरीज लगने की कुंडली होती है काल पुरुष की, वो भी अपनी दशा और अंतर दशा में उस भाव के परिणाम दे सकता है। इसके अलावा कोई भी और प्लेनेट परिणाम नहीं दे सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से परिणाम दे सकते हैं? भाव में बैठा हुआ प्लेनेट, भाव को एस्पेक्ट करने वाला प्लेनेट, भाव का लॉर्ड तीसरे नंबर पर आया, भाव के दोनों तरफ बैठे हुए प्लेनेट, भाव का कारक, और काल पुरुष कुंडली में भाव का जो लॉर्ड होता है, ये परिणाम देंगे। अब दे भी पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका भाव में बैठा हुआ प्लेनेट है, वो परिणाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अब आप उसकी स्ट्रेंथ देखिएगा, उसका बल देखिएगा, बगैर बल के कोई काम नहीं होता। यदि आपके अंदर किसी काम को करने की ताकत नहीं है, आप कमजोर है, तो आपको मौका मिलेगा तभी भी काम आप नहीं कर पाओगे। काम वही कर पाएगा जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो यदि आपका उसके अंदर बल है, स्ट्रेंथ है, तो वो आपका रिजल्ट भी देगा, और रिजल्ट का परिणाम भी शुभ आएगा, ये ध्यान रखना। प्लेनेट जो भी रिजल्ट दे रहा है, यदि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रोंगर प्लेनेट कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको शुभ परिणाम देगा। मगर वो प्लेनेट यदि जो हम क्वालिफाई कर रहे हैं, सपोज दशा आ गई वहां पर बैठे हुए प्लेनेट की, मगर उसके अंदर बल ही नहीं है, बलवान नहीं है, आपका ग्रह बल नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो प्लेनेट अपनी दशा आने के बावजूद भी परिणाम नहीं देगा। तो आप किसी की भी कुंडली के अंदर टाइमिंग करना चाहते हो मैरिज की, मैंने बताया ये प्लेनेट आप नोट कर लीजिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसको परिणाम देने के लिए। और नोट करने के बाद आप देखिए उनमें से किसी की भी दशा या अंतर दशा चल रही है, अब आप देख लीजिएगा यदि दशा और अंतर दशा चल रही है तो इसका मतलब अब उसका शादी का समय आ चुका है। मगर अब दशा और अंतर दशा में भी रिजल्ट मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो जिस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है आपको उसका ग्रह बल जरूर देखना है। यदि उसका ग्रह बल अच्छा है, वो प्लेनेट भी आपका पूरी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जो चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की है, मैंने भाव से रिलेटेड कौन कौन प्लेनेट परिणाम दे सकते हैं, मगर वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, उनमें ग्रह बल है कि नहीं, और वो खुद पीड़ित तो नहीं है। यदि पीड़ित है तो वो आसानी से परिणाम नहीं दे पाएंगे, और देंगे तो भी वो परिणाम आपके लिए शुभ नहीं होंगे। तो पीड़ा को भी आपको उस प्लेनेट की को चेक कर लेना है। अब आपने चेक कर लिया, उस दशा अंतर दशा के अंदर उस नेटिव की शादी होने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसके बाद ट्रांजिट की कंडीशंस को यदि आप लगाओगे तो उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाओगे। उम्मीद है आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। मैरिज एस्ट्रोलॉजी का यदि आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9013798899, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।